नमस्कार। भारतीय हिंदू सनातन वैदिक परंपरा में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को विश्व का प्रागट्य दिन माना गया है। उस दिन को गुड़ी पड़वा, उगादि, युगादि ऐसे कई नामों से जाना जाता है। ब्रह्म पुराण में उसके लिए एक स्पष्ट श्लोक दिया गया है। चैत्र मासे जगत ब्रह्म समग्रे प्रथमेनि शुक्ल पक्षे समग्रे तु सदा सूर्योदये सति। अर्थात चैत्र मास के प्रथम दिन प्रथम सूर्योदय पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। उसी दिन से संवत्सर की शुरुआत होती है। भारतीय नूतन संवत्सर की शुरुआत चैत्र मास से होती है। और संवत्सर अगर शब्द भी हम देखें तो वो बहुत कुछ कह जाता है। अगर निरुक्त ग्रंथों को देखें या फिर हम अगर अमरकोश को देखें तो वहाँ पर संवत्सर की यह व्याख्या दी गई है। सम वसंती ऋतवो अत्र संवत्सरः। अर्थात जिसमें ऋतुएं, हमारी 6 ऋतुएं होती है, वह सब ऋतुएं ठीक प्रकार से निवास करती है, उस समय काल को संवत्सर कहते हैं। तो उसका अर्थ ये हुआ कि संवत्सर मीन्स वर्ष, अ ईयर। हिंदू न्यू ईयर की शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होती है। अब जो जानकार लोग हैं, जिन्होंने वेद का अभ्यास किया है, जिन्होंने पौराणिक ग्रंथों का अभ्यास किया है, उन सब का ये मानना है कि जो संवत्सर है वह संवत्सर प्रकृति का दर्पण है। आने वाले समय में प्रकृति, दैट मीन्स नेचर, और हमारी प्रकृति, दैट मीन्स ह्यूमन टेंडेंसी या हमारी वृत्ति किस तरह की रहेगी, वह दिखाने का काम संवत्सर करता है। अब प्रत्येक संवत्सर को एक नाम दिया गया है और उस नाम के आधार पर उसकी लाक्षणिकता को तय किया जाता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, दैट मीन्स 12 अप्रैल 2021 से लेकर 1 अप्रैल 2022 तक प्लव नाम का संवत्सर शुरू होने जा रहा है। अब ये जो हिंदू न्यू ईयर स्टार्ट होगा, ये जो संवत्सर स्टार्ट होगा, उसको कहा जाता है प्लव संवत्सर। इस प्लव संवत्सर के लिए नारद संहिता में यह श्लोक दिया गया है। दीप्यन्ते सततम भूपाः प्लवाब्दे प्लवगा जनाः राजते पृथ्वी सर्वाः सततम विविध उत्सवैः। अर्थात प्लव नामक संवत्सर में राजाओं का शासन टिका रहता है, मनुष्य जलीय प्रवास ज़्यादा करते हैं और संपूर्ण पृथ्वी धान्य से सुशोभित होती है और एक तरह का उत्सव का वातावरण बना रहता है। अगर हम श्लोक को डिकोड करें तो ये बात समझ में आती है कि जो रूलिंग पार्टीज़ है उनके लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उसका अर्थ ये हुआ कि रूलिंग पार्टीज़ का राज इस संवत्सर में कंटिन्यू रहेगा एवं रूलिंग पार्टीज़ के लिए ये समय भी अच्छा रहने वाला है। अब प्लव का एक अर्थ होता है नदियों में बाढ़ आना, तो उसका अर्थ ये भी होता है कि इस साल बारिश ज़्यादा होगी, नदियों में बाढ़ ज़्यादा आएगी, या फिर अगर हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जाए तो ये समझ में आता है कि समंदर में सुनामी भी आ सकता है। ओवरऑल जलीय उत्पात इस समय में ज़्यादा होंगे। हम लोग घूमने फिरने में ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे और एक तरह का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिजनेस है वह आने वाले संवत्सर में, प्लव संवत्सर में ज़्यादा होने वाला है। उसमें भी अगर ज़्यादा देखें तो सी कार्गो बिजनेस सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी प्राप्त करेगा, वह दिख रहा है। पूरी पृथ्वी पर एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वह ज़्यादा फ्लरिश होगा। इतना ही नहीं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ है
उनमें भी हम ज़्यादा उछाल देखेंगे। अगर ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें तो एक बात समझ में आ रही है कि पूरी विश्व की इकोनॉमी एक तरह की वी शेप रिबाउंड रिकवरी दिखाएंगी। उसमें भी अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि इंडियन इकोनॉमी रिबाउंड करके वी शेप रिकवरी करेगी और ये ज्योतिषीय गणनाओं के आधार सुसंगत दिख रहा है। सो इंडियन इकोनॉमी आने वाले समय में यह प्लव संवत्सर में बहुत सारी प्रगति करने वाली है। प्लव संवत्सर आगे जाके डिटेल में क्या रिजल्ट देगा उसके लिए गौतम ऋषि ने अपनी गौतम संहिता में एक बहुत ही विशद अभ्यास करके एक श्लोक दिया है। आप श्लोक देखें। प्लवादे निखिला धात्री वृष्टिभिः प्लव सन्निभा रोगकुलात् विति भीति ही संपूर्णे वत्सरे फलम। अर्थात यह वर्ष उत्तम कहलाता है, बारिश अच्छी होती है, धान्य अच्छा पकता है, लेकिन कुछ प्रदेशों में रोग का भय रहता है। इसमें भी आगे जाकर गौतम ऋषि ने यह स्पष्ट कहा है कि भारतीय मास जो है हमारे, वह प्रत्येक मास किस तरह का रिजल्ट देगा उसके लिए उन्होंने स्पष्ट नियम दिए हुए हैं। मैं संक्षिप्त में प्रत्येक मास में क्या फल मिलेगा वो यहाँ पर प्रस्तुत करूँगा। चैत्र मास में धान्य कम मिलेगा लेकिन फूड आइटम सस्ती होगी। वैशाख मास में गर्मी ज़्यादा होगी, भूमि उत्पात अर्थक्वेक या फिर सुनामी भी हो सकते हैं। ज्येष्ठ मास में अन्न सस्ता होगा, प्रत्येक देश के पूर्वीय प्रदेशों में आफत आ सकती है, वहाँ के प्रजाजनों को बहुत दिक्कत आ सकती है। आषाढ़ मास यह सबसे ज़्यादा ट्रबलसम मास रहने वाला है इस संवत्सर में और वो होने वाला है 11 जुलाई 2021 से लेकर 8 अगस्त 2021 तक। आषाढ़ मास में बहुत सारे जलीय उत्पात हो गए एवं आग लगने की भी घटना हो सकती है। इतना ही नहीं, ज़्यादा अगर देखने जाए तो ऐसा लग रहा है कि कुछ समय में वायु रिलेटेड उत्पात भी हो सकते हैं। ओवरऑल आषाढ़ मास बहुत ही क्रिटिकल रहने वाला है इस संवत्सर में। श्रावण मास में सतत बारिश होने के कारण नदियों में बाढ़ आएगी और उसके लिए जलीय उत्पात भी हो सकते हैं। भाद्रपद मास में कुछ जगह पर बारिश हो सकती है लेकिन धान्य सस्ता होगा। अश्विन मास में इकोनॉमिकल ग्रोथ अच्छा होगा पर बहुत सारी चीज़ें सस्ती होगी। उससे भी आगे जाकर ये बताया गया है कि गेहूं सस्ते होंगे और ज़मीन में से निकलने वाली जो प्रेशियस मेटल है वह भी इस मास में सस्ती होगी। कार्तिक मास में अनाज सस्ता होगा एवं प्रजा में एक तरह का खुशनुमा वातावरण बना रहेगा। बाकी के अन्य मासों के लिए भी समय ओवरऑल अच्छा रहेगा, ऐसा दर्शाया गया है। अब जैसा कि हम सबको पता है कि जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तब उसके जन्म के ग्रहों के आधार पर ही उस व्यक्ति का जीवन किस तरह का रहेगा उसके बारे में हम फलादेश करते हैं। प्लव संवत्सर जब शुरू हो रहा है उस समय की अगर हम कुंडली देखें तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि प्लव संवत्सर में किस तरह के ग्रह की घटना होने वाली है। 12 अप्रैल 2021 सुबह 8:01 भारतीय समय के अनुसार प्लव संवत्सर शुरू हो रहा है। हम उस समय की कुंडली को देखते हैं। इस कुंडली में मेष लग्न आ रहा है। बृहत संहिता एवं गौतम संहिता में उसके लिए यह श्लोक दिया गया है। मेष लग्ने तु पूर्वस्या दुर्भिक्षम राजविग्रह दक्षिणस्या सुभिक्ष स्यात् बहु धान्य रसा च भुहु। अर्थात मेष लग्न में प्लव संवत्सर प्रवेश होने के कारण
प्रत्येक देश के पूर्वीय प्रदेशों के लिए यह समय अशुभ रहेगा। ईस्टर्न साइड जो राज्य होंगे प्रत्येक देश के, उनमें प्रजाकीय आंदोलन होंगे, एस्टैब्लिशमेंट के सामने लोग रास्ते पर आएंगे, गवर्नमेंट डिजास्टर्स होंगे और नेचुरल कैलेमिटीज़ के योग भी बन रहे हैं। जबकि प्रत्येक देश के दक्षिण के जो राज्य है, साउथ के जो राज्य है, उनके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। एक बात तय है कि प्लव संवत्सर में पृथ्वी पर धान्य अच्छा होने वाला है और एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है वो बहुत ही ग्रो करने वाला है। अब इस संवत्सर का राजा और प्रधान दोनों मंगल है, और इतना ही नहीं, जब वर्ष प्रवेश की लग्न कुंडली हम बना रहे हैं तो उसका मालिक भी मंगल है, और वो मंगल द्वितीय स्थान में राहु के साथ होने के कारण एवं मंगल शुक्र का राशि परिवर्तन होने के कारण इकोनॉमिकल ग्रोथ इस संवत्सर में बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बाजार में ज़्यादातर तेज़ी बनी रहेगी। उसमें भी गोल्ड सिल्वर जैसी प्रेशियस मेटल बहुत ही महंगी होगी। ऑयल, पेट्रोलियम और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में भी हमें तेज़ी दिख रही है। इतना ही नहीं, ओवरऑल यह समय भले ही इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का हो, लेकिन लैंड, रियल एस्टेट, इन सब में बहुत बड़ी तेज़ी आएगी ऐसा दिख रहा है। लेकिन फिर भी प्रत्येक देश के पूर्वीय प्रदेश में इकोनॉमिकल डिजास्टर हो सकते हैं। पूर्वीय प्रदेशों में नेचुरल कैलेमिटीज़ के कारण नुकसान भी हो सकता है। हमारा मानना है कि जो प्रत्येक देश के ईस्टर्न साइड पर जो लोग रह रहे हैं उनको खास करके आषाढ़ मास के दौरान बहुत ही सजग रहना चाहिए, और हो सके तो जलीय प्रवास उस समय में नहीं करना चाहिए। अब आखिर में इस प्लव संवत्सर में हमारे सबकी मनोवृत्ति या टेंडेंसीज किस तरह की होगी, उसके लिए जातकाभरण का हम श्लोक देखते हैं। आप श्लोक देखें। कामी प्रकाम धनवानश्च शश्वत सेवादरो दार तयानु तप्तः सुगुप्त बुद्धि चपल स्वभाव प्लवाभि धनाब्द भवो नरः स्यात्। अर्थात प्लव संवत्सर में जातक अत्यंत कामी, दैट मीन्स एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड, धनवान, इकोनॉमिकली ग्रोइंग और थोड़ा सिक्रेटिव रहने वाला होता है। उसमें भी हमारी जो टेंडेंसीज है वह ज़्यादा घूमने फिरने की होगी। हम लोग ज़्यादा एंटरटेनमेंट के लिए या फिर हमें सुख प्राप्ति हो उसके लिए ज़्यादा प्रयत्नशील रहेंगे। अगर श्लोक को डिकोड करें तो यह स्पष्ट समझ में आता है कि हम सब घूमने फिरने में एवं खाने पीने में ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे। एक तरह का खुशनुमा वातावरण बना रहेगा एवं वेल्थ की अपॉर्चुनिटीज़ भी हम सब ज़्यादा प्राप्त करेंगे। प्लव नामक यह संवत्सर हम सब के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसी अभ्यर्थना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।